आज बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे शेयर बाजार की। पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध ने आज बाजार में हाहाकार मचा दिया। ग्लोबल अनिश्चितता बढ़ने से बाजार में आज भारी बिकवाली देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। इंट्राडे में निफ्टी 23,000 के नीचे फिसल गया। वहीं कच्चे तेल में आई तेजी ने बाजार के सेंटीमेंट को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। बाजार में आज क्या कुछ हुआ, पूरी डिटेल्स अब बता रहे हैं मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। देखिए, कच्चे तेल में आई तेजी के चलते भारतीय मार्केट्स में देखें तो बड़ी गिरावट नजर आई है। साथ में आप देखें तो बैंक्स और फाइनेंशियल्स यहां पर भी मूड खराब हो गया HDFC की खबर के बाद। लेकिन दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन खराब होती जा रही है, इसके चलते एक बड़ा इम्पैक्ट यहां पर है। अब आप निफ्टी को देखें तो दिन के दौरान 23,000 के अहम आंकड़े के पास क्लोजिंग यहां पर देखने को मिली। 3% से ज्यादा का कटरा। बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट है। मिड कैप है, स्मॉल कैप है, सेंसेक्स, चारों तरफ आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ बड़ी गिरावट। इनफैक्ट ये गिरावट इतनी बड़ी थी कि एक ही दिन की गिरावट में 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया। अब आप देखिए कि इंटरेस्टिंग बात है कि निफ्टी की गेनर की लिस्ट में सिर्फ एक ही नाम है, क्या बताएं उसे। बाकी आप स्टॉक्स देखिए, बजाज फाइनेंस है, HDFC बैंक भारी भरकम 5.5% टूटता हुआ नजर आया। इटर्नल है, श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर भी आपको बड़ी गिरावट नजर आई। और वहीं बात करें सेक्टर्स के एक्शन की तो आप देखिए बैंकिंग स्टॉक्स की मैंने बात की कि बड़ा कट यहाँ पर देखने को मिला। इंडिया विक्स, क्योंकि अनसर्टिनिटी बढ़ी है तो 22% का उछाल यहाँ पर रहा। इसके अलावा आप कैपिटल मार्केट्स को देखिए, डिफेंस, PSU स्टॉक्स हैं, IT स्टॉक्स है, रियल्टी में 4% की गिरावट। यानी आज का सत्र ऐसा था जहां पर अक्रॉस द बोर्ड आपको सेलिंग नजर आई। चलिए बढ़ते आगे और आपको बता दें, ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स पर हुए हमले के बाद जंग और भी ज्यादा भीषण हो गई है। गैस फील्ड पर हमले के बाद ईरान पूरी तरह से बौखला गया। ईरान ने अब खाड़ी देशों की तेल और गैस फैसिलिटी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, बीती रात इजराइल से लेकर कतर, सऊदी अरब और कुवैत में बमबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। इस बड़ी खबर पर डिटेल्स ले लेते हैं अरुणिमा से, जो दुबई में मौजूद है। तो अरुणिमा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ईरान की गैस फील्ड पर बड़ा हमला किया गया है, तो क्या अब लग रहा है कि जंग और भी ज्यादा भीषण होती हुई दिखाई दे रही है? जब इजराइल ने ईरान के गैस फैसिलिटीज़ पर हमला किया, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि ईरान बौखला सा गया है। चाहे वो कतर के रस लबान गैस फैसिलिटी पर हो या हबशान जो अबू धाबी में गैस फैसिलिटी है वो हो, लगातार ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं। बीती रात पिछले 24 घंटे में कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, ये जो पूरा इलाका है, अबू धाबी, पूरे इलाके पे ईरान का कहर बरसा है। रियाद में एक मीटिंग बुलाई गई थी जहां सारे जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके मिनिस्टर्स और उनके नुमाइंदे मौजूद थे। टर्की, जॉर्डन, बहरीन, UAE, कतर, ये सब मौजूद थे और उन सब ने मिलकर फिर एक बार ईरान से कहा है कि जो गुड नेबरली रिलेशन है, जो पड़ोसियों के साथ रिश्ते हैं, उनको ख़राब ना करें। साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी है कि देखिए, अगर इस तरीके से ईरान लगातार गल्फ कंट्रीज़ को निशाना बनाता रहा तो गल्फ कंट्रीज़ अपना राइट रिजर्व करती हैं फॉर डिफेंस, उनकी तरफ से भी फिर अग्रेशन हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध अब एक नए अध्याय की तरफ बढ़ रहा है। जी अरुणिमा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, गैस फील्ड पर हमलों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का किस तरह का रुख सामने आया है? इजराइल की तरफ से ईरान के गैस फैसिलिटीज़ के पे जो हमला हुआ है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चेताया है। एक तरफ उन्होंने कहा है कि इजराइल अब आगे ऐसे हमले नहीं करेगा, दूसरी तरफ उन्होंने ईरान को भी ये वार्निंग दी है कि ईरान ने जो पलटवार कतर के गैस फैसिलिटीज़ पे की वो भी अब नहीं होने चाहिए। अगर आगे ऐसा हुआ तो ट्रंप ने ये चेतावनी दी है कि इस पे बहुत भारी नुकसान ईरान को उठाना पड़ सकता है। कतर के जो इलाके पे हमला हुआ है ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यहाँ जो एनालिस्ट है वो ये मानते हैं कि वहाँ लिक्विड नेचुरल गैस जो है 90% अभी भी मौजूद है नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मतलब सिर्फ 10% यूज़ हुआ है। पूरी दुनिया के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट गैस फैसिलिटी है। अगर आप भारत की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, तो यहाँ भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब इस गैस फैसिलिटी पर डिपेंडेंट है। तो इस पर हमले का मतलब है ऑलरेडी तेल के दाम 110 छू चुके हैं और अब अगर लिक्विड नेचुरल गैस और उस रिसोर्स को भी टारगेट किया गया तो एनर्जी क्राइसिस और ज़्यादा गहरा सकता है। इसी के मद्देनज़र ट्रंप की चेतावनी को देखनी चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल ने शायद US एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस में बहुत लेट लिया या जो भी उनके बीच बातचीत हुई, बट अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से इजराइल को भी वार्निंग दी गई है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुणिमा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए बढ़ते आगे और आपको ये भी बता दें कि वेस्ट एशिया में हो रही जंग की आंच आपके किचन तक पहुंच गई है। खाने के तेलों के दाम 12 से 15 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं और अभी खाद्य तेल और भी महंगे होंगे क्योंकि अब फर्टिलाइजर की कमी से मलेशिया में पाम ऑयल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। वेस्ट एशिया की जंग ने आपके किचन का बजट बिगाड़ना शुरू कर दिया है। पहले एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े और अब खाद्य तेलों के दाम कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। वार की शुरुआत से लेकर अब तक दामों में 12 से 15 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा खाने के तेल का इंपोर्टर है और मांग का 55 से 60% तक खाने के तेल का इंपोर्ट होता है। कोई पैनिक बाइंग नहीं है, सप्लाई चेन वेरी कंफर्टेबल है, कोई पैनिक बाइंग नहीं है। इट इज आई डोंट फाइंड एनीवन सेइंग कि भाई तेल नहीं मिल रहा है, तेल जितना चाहे इतना मिलेगा, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि वी आर सी 60% वी आर गेटिंग द पाम ऑयल, अबाउट 25% द सोया, बाकी 15% ही सनफ्लावर में प्रॉब्लम है, वो भी आ रहा है पर महंगा आ रहा है। तो सप्लाई चेन में कोई प्रॉब्लम नहीं, महंगा थोड़ा हुआ है 6-8% बिकॉज ऑफ द वॉर इज अनएविटेबल। फर्टिलाइजर की कमी के चलते मलेशिया में पाम ऑयल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। कमी को देखते हुए मलेशिया ने निर्यात ड्यूटी भी बढ़ा दी है, यानी खाद्य तेल अभी और महंगे होंगे। असीम मनचंदा, दिल्ली। तो वेस्ट एशिया में जारी जंग पर सरकार ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि क्रूड सप्लाई सामान्य हो गई है। हालांकि एलपीजी को लेकर चिंता लगातार बनी हुई है। डिटेल्स ले लेते हैं, वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी, हम देख रहे हैं रोजाना सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि किस तरह से इस मोर्चे पर जो जंग है उसका सामना किया जा रहा है, लेकिन एलपीजी को लेकर संकट लगातार बरकरार है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की तरफ से क्या बताया गया? देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो दरअसल आम लोगों की दो चिंताओं पर खास तौर से फोकस था। उन दोनों चिंताओं को दूर करते हुए सरकार यहां पर दिखी। पहला कि एलपीजी का संकट कितना गहरा है और इसको सामान्य होने में कितना समय लगेगा या हालात और बिगड़ने वाले हैं। दूसरी चिंता ये कि पेट्रोल डीजल के दाम क्या बढ़ने वाले हैं क्या, क्योंकि जिस तरीके से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं स्वाभाविक सा अंदाजा ये लगाया जाता है। तो सरकार ने दोनों का जवाब दिया। एक बात जो सरकार ने कही वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो ये कि युद्ध हो रहा है, युद्ध खाड़ी के देशों में हो रहा है, तो उसके प्रभाव से हम बचे नहीं रह सकते हैं। हम बचे क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हम पे कच्चे तेल का, हम अपने एनर्जी का 90% से ज़्यादा उन्हीं क्षेत्रों से इंपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से हमें दिक्कत है, लेकिन हम इसको सुलझा रहे हैं। मिसाल के तौर पर रसोई गैस से इसकी शुरुआत करूं तो रसोई गैस को लेकर सरकार ने फिर से माना है कि स्थिति चिंताजनक है, लेकिन घरेलू रसोई गैस, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन में जितना ऑर्डर आते हैं कमोबेश उतना पूरा कर लिया जाता है। अभी तक करीब 56 लाख एलपीजी सिलेंडर के घरेलू ऑर्डर आए थे, उसमें से 54,91,000 सप्लाई भी किए जा चुके हैं। इसीलिए कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। एक बात और यहाँ पे कहा गया कि कोशिश सरकार ये कर रही है कि एलपीजी सिलेंडर पे जो लोग हैं जिनके पास एलपीजी का कनेक्शन है उनको पीएनजी की तरफ कन्वर्ट किया जाए, शिफ्ट किया जाए। तो पिछले 3 दिनों में 5,600 से ज़्यादा एलपीजी कस्टमर जो है पीएनजी की तरफ शिफ्ट किए हैं। कमर्शियल एलपीजी के लिए भी 17 राज्यों ने ऑर्डर जारी किया है। कालाबाजारी पर सरकार का खास फोकस है कि कालाबाजारी रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है। एलपीजी को लेकर एक और चीज सरकार ने कहा कि 90% एलपीजी जो हम मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि डाइवर्सिफाई कर दिए हैं। कुछ एलपीजी हम यूएस से भी यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। 70% से ज्यादा क्रूड जो है नॉन स्टेट ऑफ हॉर्मुज इलाकों से हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। यूएस से भी कुछ एलपीजी यहाँ पे आ रहा है। सरकार ने एलएनजी का आंकड़ा दिया कि 47% एलएनजी हम कतर से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन चूंकि वहां दिक्कत हो रही है, वहां की फैसिलिटी पर हमला हो रहा है, तो हमारे सप्लाई पर दिक्कत होगी। तो इसके लिए हम एलएनजी ऑस्ट्रेलिया, यूएस से भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से सरकार कुछ न कुछ डाइवर्सिफाई कर रही है, अपने स्रोतों को दूसरी जगहों से एलपीजी, एलएनजी, कच्चा तेल ला रही है। लेकिन युद्ध लंबा चला तो किस मोड़ पे जाएगा, हालात कहां पहुंचेगा, इसका अंदाजा सरकार अभी बताना नहीं चाहती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद आज बैंक फोकस में रहा। हालांकि रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी की कमान केकी मिस्त्री को सौंप दी है और इस उठापटक के बीच सुबह से ही शेयर्स में तेज गिरावट देखने को मिली है। हालांकि बाद में कंपनी के शेयर्स में हल्की रिकवरी भी आई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आगे शेयर की चाल कैसी रहेगी। एचडीएफसी बैंक के बुल और बेयर सिनेरियो बता रहे हैं मेरे दो सहयोगी नुपुर जैन कुनिया और आशीष चतुर्वेदी।
जिस हिसाब से फोटो में दिख रहा है दांत बाहर आ रहे हैं, वैसे आज कुछ हाल HDFC बैंक का भी नजर आया। कल रातों रात खबर आई है 10:30 बजे। एक बार टाइमलाइन देखें तो जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने उसने रेजिग्नेशन का जो मेल है वो 17 तारीख को दिया था। मैनेजमेंट का कॉन्फ्रेंस कॉल में कहना है कि 18 तारीख को सुबह उन्हें ये मेल मिला। फिर उनके जो डायरेक्टर्स थे, दूसरे डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो RBI के पास गए और उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे इसे अप्रूव कराया और फिर ये रेजिग्नेशन जो है वो रात को 10:30 बजे आते हुए दिखा। इंपॉर्टेंट बात यह कि इतना बड़ा रेजिग्नेशन आते हुए दिखा, इस्तीफा दिखा है यहाँ पे चेयरमैन साहब की तरफ से। और इनकी पर्सनालिटी देखें तो इन्हें स्टेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। ये एक्स IAS ऑफिसर रहे हैं और इन्हें ये कहा जाता है कि रेगुलेशन के काफ़ी मद्देनजर रखते हुए अपना जो है वो कार्यकाल संभालते हैं। अब इनके वर्ड्स पे अगर गौर करोगे आप तो आपको ये नजर आएगा कि पिछले 2 सालों में ऐसा कुछ हुआ है जो इनकी पर्सनल वैल्यू से मैच नहीं कर रहा था और जो मर्जर है वो भी फ्रक्टिफाई नहीं हो पा रहा है। और जब ये अनाउंसमेंट हुई थी मर्जर की तब इन्होंने कहा था कि एक हिस्टोरिकल इवेंट है। जो वर्ड्स बदले हैं इनके वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी पर सारे सवाल आज एनालिस्ट ने पूछे। जितने भी लोगों से मैंने बात की कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद सबने यही कहा कि एक आंसर नहीं मिला है कि क्यों इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स उन्होंने लिखे थे। और एक और बात इंटरेस्टिंग बात है कि मैक्वेरी ने तो रिपोर्ट भी निकाल दी और अपनी बाई लिस्ट से भी HDFC बैंक को हटा दिया। आशीष, हाँ, लेकिन देखिए जितनी अग्रेसिव आप नजर आ रही है, बेड्स उतने हावी नहीं हो पा रहे स्टॉक के ऊपर। 4% नीचे है, मार्केट इतना गिरा हुआ है कि आपको 5, 8, 10% गिरने वाले स्टॉक इसलिए हावी नहीं हो पा रहे क्योंकि पिछले 2 साल में स्टॉक ने कुछ किया नहीं है, 5 साल में कुछ रिटर्न बना के दिए नहीं। ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी को लग रहा था। और इनफैक्ट कल जब मार्केट इतना तेज था तब HDFC बैंक, मैं आपके पहले आर्गुमेंट का पहले जवाब दे देता हूं। कोई भी मटेरियल इंपैक्ट नहीं है, ना कि सिर्फ बैंक का कहना है। बैंक की साइज स्केल इतना बड़ा है कि खुद RBI स्टेटमेंट जारी करके बता देता है कि कैपिटल एडुकेसी यही तो सवाल है कि RBI को भी आना पड़ा स्टेटमेंट देने के लिए कि भाई साहब सब के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है, इसी के लिए RBI को आना पड़ता है। और इन टाइम क्लैरिफिकेशन यहाँ पर रेगुलेटर की तरफ से देखने को मिला है। और कॉन्फ्रेंस कॉल आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, बार बार मैनेजमेंट कर रहा है कि कोई मटेरियल बार बार मैनेजमेंट एक ही चीज रिपीट कर रहा था हर एक सवाल पे। हर एक एनालिस्ट से, चाहे वो डोमेस्टिक ब्रोकर का एनालिस्ट हो या फंड हाउस से हो या कहीं से भी हो, सिर्फ एक ही आंसर मिल रहा था कि कोई चेंज नहीं है कारोबार में। लेकिन जो वर्ड्स मिस्टर चक्रवर्ती ने अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिखे थे उस पर मैनेजमेंट वर्ड्स में थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करना चाहिए था ना। अब हम कैसे अज्यूम करें, हम क्या समझे कि उनकी पर्सनल लेकिन जब बोर्ड ने उनसे पूछा तब उन्होंने बताया होगा ना उनको कि क्या रीजन रहे हैं और वो ही शायद मैनेजमेंट आज क्लैरिफाई नहीं कर पाया। नहीं, मैनेजमेंट ने पूरी तरीके से कह दिया है कि कोई नहीं है। हो सकता है कि थोड़े से पर्सनल ओपिनियंस मिसमैच होते हुए नजर आए, इसके चलते रेजिग्नेशन आ गया। लाइकली है, पॉसिबिलिटी है, ऊपर आप मानिए इस बात को। लेकिन कोई भी तौर पर आप देखें तो ना तो कारोबार पर कोई असर देखने को मिलेगा, ना बैंक की वित्तीय स्थिति पर है, ना कि कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर। एक बार नंबर्स पे भी नजर डाल लेते हैं। ICICI बैंक जो दूसरा इसमें माना जाता है कि दिग्गज है, उसके मार्जिन्स देखिए 4.3% है। HDFC के मार्जिन्स लगातार गिर रहे हैं और मर्जर का भी इंपैक्ट अभी तक देखने मिला नहीं है। इतना बड़ा मर्जर है भारत के इतिहास में, फाइनेंशियल्स में इतना बड़ा मर्जर इतनी स्विफ्टली हो गया, आपको तो इसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन मार्जिन्स पे तो अभी भी बिजनेस के कारोबार बेस्ट इन क्लास NPA लेंडिंग बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बाहर जा रहे चेयरमैन साहब वो ये कह रहे हैं कि फ्रक्टिफाई नहीं हो पा रहा है मर्जर। मतलब कुछ तो है जो समझ के बाहर है। हालांकि नंबर्स में दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, वैल्यूएशन इसने लैग कर दिया और पिछले 5 साल में रिटर्न नहीं दिया। आशीष, रिटर्न नहीं दिया, ये बात सही है। लेकिन क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है, इस इंटीग्रेशन में टाइम लगेगा। लेकिन आप चीज देखिए कि इतने बड़े साइज और स्केल की बैंक और इस प्रकार की ग्रोथ दिखाती है, और ग्रोथ वैसी जो असेट क्वालिटी के साथ आए। 0.4% के नेट NPAs हैं, बढ़िया लगातार डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने पिछले क्वार्टर में पता है क्या कहा था कि इंडस्ट्री से थोड़ी सी बेहतरी ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो कोई चिंता नहीं है। एक चिंता थी जो शायद आपने मिस कर दी बताना, इनका LDR रेशियो। लेकिन इसको भी एड्रेस करने के लिए देखें तो बैंक पूरी तरीके से तैयार है। हो सकता है कि स्टॉक अभी तक नहीं चला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप SBI को देखें, 40% से ज्यादा के रिटर्न बना के दिए। ICICI बैंक को देख लीजिए, मार्जिन्स लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। कहाँ है नंबर? तो जब HDFC बैंक चल रहा था तब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चला था क्या? तो हर किसी का समय आता है ना, आज इसका नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं बताता हूँ समय आ चुका है। कारण क्या है कि अगर आप फॉरवर्ड हिसाब से देखें प्राइस टू बुक, तो ये अब लेस देन 2 टाइम्स पर चल गया। इसका हिस्टोरिक एवरेज पता है कितना? 4 टाइम्स का है। तो ये तो अच्छी बात है, अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, वेल करेक्टेड स्टॉक है। और देखिए इतनी खराब खबरें आने के बाद भी आप देखिए स्टॉक में कोई बड़ी भयंकर गिरावट नहीं है। 770 का डे लो बनाया था। अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक में और कितनी गिरावट एक्सपेक्ट करेंगे आशीष आप? वैल्यूएशन तो बहुत अट्रैक्टिव हो गई है।
चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए आवाज समाचार। वेस्ट एशिया में युद्ध के चलते प्रभावित एक्सपोर्टर्स को सरकार ने राहत पैकेज देने का ऐलान किया है। सरकार ने प्रभावित एक्सपोर्टर्स को 497 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवरेज देने का ऐलान किया है। डिटेल्स ले लेते हैं संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, आपसे जानना चाहेंगे कि जो वेस्ट एशिया में जंग जारी है, इस बीच देश में एक्सपोर्टर्स के लिए किस तरह से राहत की खबर है? वेस्ट एशिया में युद्ध के चलते जो मिडिल ईस्ट के एक्सपोर्टर्स हैं उनको राहत देने के लिए सरकार ने आज एक 497 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। और ये राहत पैकेज ईसीजीसी यानी कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत होगा। इसमें सभी तरह के एक्सपोर्टरों को इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा। इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई है। पहली कैटेगरी वो है जिनका कंसाइनमेंट ऑलरेडी निकल चुका है और ये ईसीजीसी के तहत पहले से ही इंश्योर्ड हैं। सरकार ने कहा है कि इनको 100% तक पूरा इंश्योरेंस मिलेगा। ये इंश्योरेंस कवरेज जो है 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक के लिए होगा। दूसरी कैटेगरी वो होगी जो कि अभी कंसाइनमेंट भेजा जाना है। ये 3 महीने का टेन्योर होगा और ये टेन्योर होगा 16 मार्च से लेकर 17 जून तक। इसमें 90% तक का कवरेज तमाम एक्सपोर्टर्स को दिया जाएगा। और तीसरी कैटेगरी वो होगी जो एमएसएमई एक्सपोर्टर हैं, जो ईसीजीसी से कवर्ड नहीं है, बिना इंश्योरेंस वाले जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको भी ये कवरेज दिया जाएगा। 50 लाख रुपए तक प्रति एक्सपोर्टर को ये कवरेज मिलेगा और ये सब पुरानी दरों पर होगा। ईसीजीसी की जो पुरानी दरें हैं उन्हीं के आधार पर ये सब राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ सरकार ने ये भी कहा है कि अभी ये फौरी राहत है, खासतौर से जो बढ़े हुए फ्रेट की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं और जो पेरिशेबल गुड्स खासतौर से फंसा हुआ है उनको राहत देने के लिए आने वाले दिनों में सरकार और भी राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। जी शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। मई से इंस्टाग्राम मैसेज का एंड टू एंड इंक्रिप्शन खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है और इंटरनेट पर आपकी प्राइवेसी कितनी सुरक्षित है, ये सब जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा। पर्सनल मैसेज नहीं रहेगा प्राइवेट। शाम 5:57 पर सिर्फ CNBC आवाज पर।